दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि टॉपर लोग आखिरकार ऐसी किस विधि का प्रयोग करके कॉपी लिखते हैं जिससे के कारण से उनको नंबर अच्छे मिलते हैं, या फिर आखिरकार वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके कारण से जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी चेक करने पर मजबूर होते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। सबसे पहली बात ये होती है एग्जाम्स में कि अगर कोई व्यक्ति जो है अच्छा जो है पढ़ने में है, अब होता क्या है खास करके विश्वविद्यालय परीक्षाओं में या फिर बीए बीएससी बीकॉम इन सभी की परीक्षाओं में कि आपकी कॉपी ही एग्जामिनर पढ़ते ही नहीं है, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो सही से पढ़ते ही नहीं है। तो उसको पढ़ने के लिए मजबूर करना सबसे पहली बड़ी मतलब चुनौती होती है छात्र छात्राओं की, कि आखिरकार एग्जामिनर हमारी कॉपी पढ़े ताकि उसको लगे कि हमने अन्य छात्रों से अलग किया है। क्योंकि जब वो इसे कॉपी सभी की लिखी रहेगी तो एग्जामिनर क्या होगा, एक व्यक्ति की पढ़ी और उसी के हिसाब से मूल्यांकन कर दिया सभी लोगों का। लेकिन भाई जो है एक प्रकार से बात की जाए, एक विपुल के पांच कुमारा, मतलब कि पांच हाथों में जो उंगलियां हैं वो बराबर नहीं, तो इसीलिए छात्र छात्राओं के जो माइंड सेट है ना वो भी बराबर नहीं है। अब जब ऐसी स्थिति में आप हो तो आपको करना क्या है, अब ये प्रश्न यहां पर सुनिए। तो अब यहां से आपकी एक प्रकार से भूमिका शुरू होती है कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास कंटेंट है, आपके पास विषय वस्तु है, आपके उत्तर पता है अच्छे तरीके से, अब आप अपनी कॉपी में अगर उस उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उस उत्तर को पढ़ने पर मतलब कि एग्जामिनर को कैसे मजबूर किया जाए ताकि आपकी जो कॉपी होती है आपके व्यक्तित्व का, आपके चरित्र का और आपके जो मनोभाव हैं और आपके जो एक प्रकार से जो मनोभाव में हृदय की जो तरंगे हैं उनका एक प्रकार से क्या करते हैं, आपकी कॉपी जो होती है प्रतिनिधित्व करती है किसके सामने, एग्जामिनर के सामने। तो इसीलिए इसीलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है। अब काम कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए कि पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और जितना दिशा निर्देश दिया गया कि इतने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो सभी के उत्तर आपको प्रश्नोत्तर संख्या करके पड़ी होनी चाहिए कॉपी में कि हाँ इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, साफ साफ शब्दों में, ठीक है। स्केच की आगे की जो पिन होती है उसको जो है ब्लेड से थोड़ा सा काटेंगे और काटने के बाद में मैं ये वीडियो दिखा दूंगा कैसे काटते हैं। उसके बाद में जब उससे हेडिंग डालेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, तो लगेगा कि आप जो है प्रिंट करे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, पहला यही होता है कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या तक जो है पढ़वाना है उसको, कि प्रश्नोत्तर संख्या उसके दिमाग में आए कि हाँ ये, तो वो इफेक्टिव पड़ेगा और उससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित होगा आपकी कॉपी की तरफ। दूसरी बात क्या हो सकती है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर के समस्त पहलू हैं, उत्तर के समस्त पहलू हैं उनकी हेडिंग प्रॉपर तरीके से पढ़ी होनी चाहिए। जैसे पूछा गया, मान लेते हैं कि समाज शास्त्र के बारे में पूछा गया कि समाज क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया कि समाज क्या है, समाज की परिभाषा को बताते हुए समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले आपको समाज का अर्थ हेडिंग डालना है, यहां पर समाज का अर्थ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्केच से। उसके बाद में क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी अंग्रेजी में लिख दीजिएगा। उसके नीचे जो है एक लाइन छोड़ करके आप आसानी से जो है क्या बनाएंगे, डैश बना करके आप आसानी से लिखेंगे समाज के अर्थ के बारे में कि समाज का अर्थ फला 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 है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे कि समाज की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ समाज, डेफिनेशंस ऑफ जो है सोसाइटी। उसके बाद में आप लिखेंगे एक आध दो विद्वानों के अनुसार क्या लिखेंगे कि जो है, जैसे मैकाबर पेज ने कहा कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी आप कोई कथन लिखे, चाहे बीए में हो, बीएससी में, बीकॉम में हो या पीजी में हो, कहीं पर हो, तो एक कोटेशन, जब भी आपसे कोई परिभाषा दी जाए तो आप परिभाषाओं को, एक आध दो परिभाषाएं आपकी विद्वानों के अनुसार रटी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो उनको आप कोटेशन में लिख सकते हैं, अर्थात कथन में लिख सकते हैं कि हाँ फलाने व्यक्ति के अनुसार ये परिभाषा होती है। वहीं पर जो है एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित होता है कथनों पर कि आखिरकार बच्चे ने एक आध विद्वानों के अनुसार परिभाषा दी है या नहीं दी है। अगर मान लेते हैं आपको परिभाषा पता है और वहां पर भूल भी जाते हैं कि आपके किस विद्वान ने कथन कहा है या फिर ये परिभाषा दी है, तो आप सीधे सीधे उसको लिख दें कि अतः हम कह सकते हैं। एक आध दो विद्वानों की परिभाषा लिखिए, उसके बाद में लिखें अतः हम कह सकते हैं, या फिर उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हमारे अंदर यह ज्ञान जो है एक प्रकार से वृद्धि होती है, फिर हमारे अंदर यह टैलेंट आता है, हमारे अंदर एक प्रकार से, या फिर जो है उपर्युक्त परिभाषाओं को समझने के बाद में या पढ़ने के बाद में हमारे अंदर समझ विकसित होती है कि हम इस मुद्दे की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः जो है हम कह सकते हैं कि ये समाज ये होता है, वो होता है, आप सामाजिक संबंधों का जाल होता है, फिर जो कुछ भी होता है समाज में ये चीजें पाई जाती हैं, आप विशेषताओं को उनमें परिभाषा बना करके लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में विशेषताओं का
एक प्रकार से पूछा गया तो विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि हाँ उसकी विशेषताएं तमाम सारी, और विशेषताओं को लिखेंगे या कारण लिखें। कभी आपको बता दूं, जब भी विशेषता लिखें, जब भी कारण लिखें, जब भी परिणाम लिखें, जब भी उसके समस्या के कोई निदान लिखें, तो आपको करना क्या है कि उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, हेडिंग में मतलब पॉइंट टू पॉइंट की पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता। अब उस विशेषता को हेडिंग में लिखें काले पेन से, उसके बाद में उससे एक नीचे जो है डैश लगा करके फिर नीले पेन से आप आसानी से जो है एक आध लाइन उस विशेषता के बारे में बता दें छोट-मोट, कि हाँ एग्जामिनर के समझ में आ जाए। हालांकि वो समझदार वैसे पहले भी होता है एग्जामिनर आपसे ज्यादा, तो उसको आपको कहना मतलब कि उसको ऐसे समझाना है ताकि उसको पता चले कि हाँ बच्चे ने खुद पढ़ा है। ठीक, तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा फैक्ट तो ये हो गया। तीसरा फैक्ट ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कॉपी लिखते समय जो टॉपर लोग करते हैं कि जो है कुछ ना कुछ उसमें आप लोग जो है जैसे कि प्रतीकात्मक शब्दावली, मतलब कहने का मतलब ये है कि रेखा चित्र वाली विधि का प्रयोग करें। रेखा चित्र विधि का मतलब होता है मेरे भाई कि जैसे कि आपसे कोई चीज पूछा गया कि समाज क्या होता है, समाज ही ले लो, तो समाज आप लिखिए कि समाज, ऐसे लिखिए बड़े अक्षरों में समाज। अब समाज से एक तीर बना जो है, सॉरी समाज शास्त्र को आपको परिभाषित करना है, आप लिखिए समाज शास्त्र। अब समाज शास्त्र को आप लोग ऐसे तीर बनाइए, इसे यहां पर लिख दूं, मान लेते हैं कि कोई लिखा है, मान लेते हैं यहां पर लिखा है लोग। अब लोग को ऐसे आप करें, इससे ये वाला ऐसे लिखिए। अब यहां पर समाज शास्त्र मान लेते लिखा है, तो आप लिखेंगे यहां पर समाज लिख दीजिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना समाज, और यहां पर लिख देंगे शास्त्र। अब यहां पर लिखेंगे समाज को नीचे डैश बना करके तीर बना करके कि समाज जो है किससे बना है, सोचिए शब्द से बना है, और जो शास्त्र है किससे बना है, लोगास से बना है। अब यहीं पर उसके नीचे लिख देंगे कि ग्रीक से कौन है, जो है लैटिन से कौन है। इसके बाद में लिखेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसकी इंग्लिश मीनिंग। तो ऐसे जब आप जो है तीर वगैरह बना करके आप जो है कैटेगराइज करना हो कोई किसी भी मुद्दे को आपको बांटना हो, जैसे कि बांटना हो कि इसके 4 कारण है, तो आप ऐसे चारों कारण को ऐसे ऐसे आराम से ऐसे जो है तीर बना करके आसानी से समझा दीजिए। यहां पर पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण। उसके बाद में फिर पहले कारण की विशेषता, पहला कारण यहां पर लिख करके हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे डैश बना करके आसानी से लिखने का प्रयास करें। तो ये होता है कारण, परिणाम, ये विशेषता, और किसी समस्या का समाधान करना हो तो ऐसे आप जो है प्रति मतलब कि रेखा चित्र विधि का प्रयोग करें, इसको लिख करके समझाने का प्रयास करें। जैसे हिंदी में आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन बताना है, तो काल विभाजन आप जो है पॉइंट टू पॉइंट बताएं। अगर पॉइंट टू पॉइंट ना बता पाए तो इसे कि हिंदी साहित्य लिख करके 4 काल बांटिए कि हाँ इसमें जो है आदिकाल भी, और उसके बाद में आप लिखें कि भक्ति काल, उसके बाद में लिखें रीति काल, उसके बाद में आधुनिक काल। फिर इसी टाइप के जो है आदिकाल को भी आप नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य इन सभी में बांटने का प्रयास करें। भक्ति काल को आप जो है 4 धाराओं, 2 धाराओं में बांटे, निर्गुण और सगुण। उसके बाद निर्गुण में आप बांटे कि 2 धाराएं की सूफी और संत काव्य धारा, और उसके बाद में दूसरा आप बांटे क्या जो है आप बांट दीजिए राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार से आप बांटते हो चलेगी, मतलब कि उसको मतलब कि प्रकार से रेखा चित्र वाली विधि जो हम बताएं आपको, तो वही चीज का प्रयोग करते हैं जो है टॉपर लोग। तो आप लोग भी ऐसे लिखने का प्रयास करिए जिसके कारण से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और एग्जामिनर जब देखेगा कि हाँ ये रेखा उखा बनी हुई है, तो उसका आंखिया तुरंत जो है उसी पर जो है बटन जैसे जल जाएगी, और जैसे जलेगी तैसे वो देख लेगा, और उसके बाद में आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। अगर पढ़ा तो नंबर देगा, नहीं पढ़ा तो जैसे पहले व्यक्ति को दिया था उसी के हिसाब से मूल्यांकन के हिसाब से नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कंटेंट है, तो आप लोग एग्जामिनर को पढ़ने पर मजबूर करो। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि उत्तर आपके स्पष्ट होने चाहिए। जैसे उत्तर एक लाइन पढ़े अगर एग्जामिनर, तो दूसरी लाइन पढ़ने पर उसको मजबूर कर दो। क्या कर दो? दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर कर दो। जैसे लिखा आपने कि जो है हर्षवर्धन के समय काल में एक राजा और भी था, उसका नाम ये था। मतलब ऐसे लिखें कि लगे कि हाँ एक लाइन दूसरे लाइन की व्याख्या करती है, दूसरी लाइन तीसरे की व्याख्या कर रही है। कि एक लाइन पढ़े तो थ्रिलर, जैसे थ्रिलर मूवी देखते हैं, सस्पेंस बना रहता है कि हाँ अब इसके बाद क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा एक जो सीरियल घरों में आता है, जो सीरियल आता है उसमें देखता होगा माताएं बहनें जो होती हैं उनका ध्यान किस प्रकार से बटा होता है कि रोटी बेल रही होती है और रोटी बना रही है, उधर से सीरियल देख रही है कि हाँ वो लगा ध्यान कि हाँ अब कल को जो है उसने कल क्या करेगी, अब उसी पे अटका देते हैं, एक सस्पेंस बना रहता है। तो ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में सस्पेंस बनाने का प्रयास करें। सस्पेंस कहने का मतलब मेरे ये है कि एक प्रकार से ऐसा उसमें जो है मक्खन दो कि उससे क्या हो, जो एग्जामिनर हो वो फिसल जाए, आपकी कॉपी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपको करना क्या है, मक्खन वगैरह किसमें लगाना है, जो पहला दूसरा उत्तर हो शुरुआत का ना, उसी में लगा दो खूब मस्का। और उसके बाद में फिर आप चाहे जैसी कॉपी लिखते हो, आप बस एक आधे दो जो है पढ़ता है वो, कितना भी आप जो है मक्खन लगा लोगे, लेकिन एक आध दो प्रश्न पढ़ेगा, उसका उत्तर देखेगा, मन प्रसन्न हो गया उसका, बस जैसे ही उसको खुश कर लिया, आपको एक प्रकार से नंबर के बौछार होना प्रारंभ हो गई। उसके बाद में आपको कुछ करना ही नहीं है और टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको मेडल मिलेगा, गले में गोल वाला ऐसे सोने का मतलब कि जो होता है ना गोल्ड मेडल, वो पहनाया जाएगा। खुशी होकर के आप जो है खड़े हो जाएंगे स्टेज पर और सीना फुला करके आसानी से ऐसे खड़े हो जाइएगा।
तो ये होता है एक प्रकार से टॉपर का सीक्रेट। और भी तमाम सारी चीजें हैं, हालांकि बताते रहेंगे और भी वीडियोस में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ये जरूर करिएगा, अगर कुछ ना कर पाए तो ये आप लोग जरूर करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अगर आपको लगता है कि मैं टॉप कर सकता हूं, तो आप इन विधि का प्रयोग करके आप और भी अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं और आप अगले टॉपर हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।